जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके बारे में एक एक शब्द को गिना जाता है। कितने शब्द बोले थे, कितने समय बोले थे, आंखों की पुतलियां जो है वो कहां कहां फैल रही थी, कितनी बार पानी पिया था, कितनी बार चेहरा पोंछा था नैपकिन से। उन शब्दों के मायने क्या क्या हो सकते हैं, कॉमा और फुल स्टॉप कितनी बार लगाया। लोग तो यहां तक ले लेंगे कि सांसें कितनी बार ली थी, पलकें कितनी बार झपकाई थी। अगर मुंह खोला तो फिर लोग जमाई की फोटो भी लगा देंगे। प्रधानमंत्री जी के लाल किले की प्राचीर से भाषण में इस बार बहुत सारी चीजें ऐसी हैं तो लोगों को शायद ठीक से अभी तक समझ नहीं आई होंगी। अपनी पार्टी के लिए संदेश, अपोजिशन के लिए संदेश, दुनिया के लिए संदेश, अपनी उपलब्धियों को बताना, लोगों को बताना, प्रेरणा देना, कितनी सारी ऐसी बातें हैं। उनमें रीड बिटवीन द लाइंस जो लोगों के मायने हो सकते हैं, वो बातें जो सामान्य तौर पे बड़े बड़े पत्रकार भी नहीं समझ पाते हैं, आज हम उनको समझने की कोशिश करेंगे। और जिनसे समझने की कोशिश करेंगे उनसे बेहतर जियोपॉलिटिकल पर कोई दूसरा बोलने वाला आपको नहीं दिखेगा, नहीं मिलेगा। ऐसी हमारी सम्माननीय अतिथि हमारे साथ में है। आप सभी से निवेदन है, ये जम्बू टॉक्स है, ये जम्बू थॉट्स है। इस विचार को पूरे अधिकार के साथ ग्रहण कीजिए। अगर किसी भी कारण आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब द चैनल, बगल वाली घंटी बजाकर बेल आइकन एक्टिवेट करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। और यदि आपसे क्षमतावान है और संभावना बनती है तो आर्थिक रूप से सहयोग देकर हमारे चैनल को समृद्ध बनाने में अपना सहयोग, अपना समर्थन जरूर करें। आइए स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई हमारी सम्मानीय अतिथि प्रोफेसर दीदी कुसुमलता केडिया जी। दीदी स्वागत, प्रणाम, कैसी हैं आप? नमस्कार सभी दर्शकों को, श्रोताओं को। अच्छी हूँ। जी जम्बूद्वीप के सभी साथियों को नमस्कार, श्रोताओं को, पार्टिसिपेंट्स को, सबको नमस्कार। तो जी दीदी, बिल्कुल। आपने मेरा निवेदन मान लिया निधीश जी। ये तो लगता है 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो जी, आपके जम्बू टॉक्स के लिए ही बोल दिया है क्या? अरे बाप रे जम्बूद्वीप उनके चित्त में जम्बूद्वीप भर रहा है क्या? देखिए, अच्छी बात ये है ना ये तो। अत्यंत ये अत्यंत कूटनैतिक भाषण था, सबके लिए संदेश था। मेरे जैसे लाखों लोगों के हृदय हर्षित हो गए। पहले तो मैंने सोचा था वो जो कुछ समझ में आया है सब कह डालूं, जी लेकिन फिर लगा कि नहीं, कूटनैतिक भाषण है तो व्याख्या भी कूटनैतिक हो। एग्जैक्टली, बिल्कुल जानकार सही। लोगों के लिए, जिनके मन को आनंदित करना है वो आनंदित हो, जिनके मन को दहलाना है उनके हाँ मन दहले। तो है तो इसमें बहुत कुछ, लेकिन मैं कूटनैतिक ढंग से और जो बहुत स्पष्ट है उसको लेकर पहले चलती हूँ। जी, ये स्वागत। पूरा टेक्स्ट मेरे हाथ में है प्रधानमंत्री जी के भाषण का। ये एकदम महीन प्रिंट में A4 साइज में पूरा 10 पन्ना है, 11वें पन्ने पर वंदे मातरम वगैरह। अब मैं इसमें दो चीज उठाती हूँ। एक, स्वामी विवेकानंद जी को स्मरण कर। स्वामी विवेकानंद जी ने तो बहुत सारी बातें कही हैं। स्वामी विवेकानंद जी का 8 वॉल्यूम है मेरे पास, जो मुझे याद आ रहा है मैंने 23-24 साल की उम्र में पूरा पढ़ा था। उसके बाद जो दोबारा रामकृष्ण मिशन ने छापा, बहुत एडिट करके छाप दिया। लेकिन 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री या यशस्वी सम्राट को याद क्या आता है? ये केवल यशस्वी नहीं है, ये अद्भुत पराक्रमी है, ये भट्टारक है, परम भट्टारक। तो इस परम भट्टारक को स्मरण क्या हुआ?
ये कह रहे हैं, मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी जब भारत के भविष्य की बात करते हैं, भविष्य आगे, अपनी आंखों के सामने मां भारती की भव्यता का जब वो दर्शन करते थे, तब वो कहते थे, जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे की ओर। ये जो आगे पीछे, ये यूरोख्रिस्त लीनियर कंसेप्ट ऑफ टाइम है। हमारे यहाँ तो त्रिकाल उपस्थित है, वर्तमान में ही भूत भी है, भविष्य भी है, ये महाकाल का देश है। तो माँ भारती की भव्यता का जब वो दर्शन कहते थे, करते थे, तो कहते थे जहां तक हो सके अतीत की ओर, फिर पीछे जो चिर नूतन झरना बह रहा। अब ये चिर नूतन झरना मैं थोड़ा सा व्याख्यायित करने का प्रयास कर, आकंठ उसका जल पियो। आकंठ का मतलब पानी पिएंगे तो पेट में जाएगा, पेट भरते भरते कंठ तक यहाँ तक आ जाए, अब इसके बाद न पिया जा सके, तो पीछे जो चिर नूतन झरना बह रहा है। हम लोग तो महाभारत की चर्चा कर रहे हैं ना पिछले 10-11 बार से। तो ये जो महाभारत में धर्म का, राजनीति का, भारत के ऐश्वर्य का, भारत के महात्मा संबोधन से युक्त सम्राटों का, भारत की दुर्घस महिषियों का, ये जो झरना बह रहा है, ये केवल अध्यात्म का झरना नहीं है। ये नाक बंद करके सांस चढ़ा लो वो वाला झरना नहीं है। ये एक टांग पर खड़े हो जाओ या एक हाथ ऊपर तान लो, ये वो वाला झरना। ये पुरुषार्थ चतुष्टयी का झरना, धर्म अर्थ काम मोक्ष आखिरी में है। मोक्ष सबका विषय नहीं है, ये प्रचंड पुरुषार्थ का झरना है। कहां तक पीछे देखना है? वेदों तक पीछे देख। वेद हमारे हमारे मतलब भारतीयों के, भरत वंशियों के, इस भरत भूमि का क्या है? चिर नूतन झरना। चिर पुराना भी है, नूतन भी है। चिर नूतन, वाह क्या शब्द का प्रयोग है। झरना है, लगातार कल 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 करके बह रहा है। इसका मार्ग बांधने का साहस किसी में नहीं है। ये जो वेदों का घोष वाक्य है, प्रचंड पुरुषार्थ का। मेरे पास तो उतने शब्द नहीं आ रहे हैं, या सोच रही हूँ रुक रुक के कुछ बोलूं, आ तो रहे हैं। खैर, उसका आकंठ, उसका जल। हाँ। और उसके बाद देखिए स्वामी जी की विशेषता। कौन कह रहे हैं? हमारे परम भट्टारक नरेंद्र। और उसके बाद देखिए मेरे प्यारे देशवासियों, स्वामी विवेकानंद जी की विशेषता। उसके बाद सामने की ओर उस चिर नूतन वेद वाले झरने से, प्रचंड पुरुषार्थ वाले झरने से आकंठ पियो, और आकंठ पीने के बाद सामने देखो, आगे बढ़ो, और भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान, श्रेष्ठ बन। अब ये पहले से भी कहीं ज्यादा का मतलब क्या है? 1947 से पहले विवेकानंद जी का वाक्य है ना। तो विवेकानंद जी का वाक्य में संदर्भ पहले से भी अधिक। तो विवेकानंद जी के समय में तो ये अखंड भारत था, आरएसएस वाला नहीं, पाकिस्तान बांग्लादेश वाला नहीं। स्वामी जी के समय जो अखंड भारत था,
विराट भारत। ग्रेट गेम का कोई इंटरनेशनल रिकॉग्निशन नहीं हुआ था। कूटनीति की भाषा थोड़े लोगों के लिए है ये वाली, अभी वाली बात। इसका आगे संदर्भ मैं दूंगी, वो जो कह रहे हैं मोदी जी जो। तो ये ग्रेट गेम भी अभी इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। भारत का सांस्कृतिक नहीं आरएसएस वालों, भारत का राजनैतिक प्रभुत्व, भारत के राजनैतिक सीमाएं 1830 में 1833 में काबुल महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी है। हरि सिंह नलवा का थॉरोफेयर है। 1833 से, कब से? महाभारत से भी बहुत प्राचीन काल से। महाभारत से जब गांधारी के लिए शगुन या न्योता या क्या कहेंगे भीष्म पितामह भेजते हैं कि धृतराष्ट्र जो अंधे हैं उनके लिए गांधारी का हाथ मांगते हैं, तो गांधारी भरत भूमि है। 10वीं शताब्दी में गांधार, कंदहार, गजनी भरत भूमि है। विवेकानंद जी क्या कहते हैं? ये कौन हमको याद दिलाता है? 15 अगस्त को हमारे नरेंद्र हमको याद दिला, जहां तक हो सके अतीत की ओर। महाभारत देख लो 5100 साल पहले, 1830 देख लो 19वीं शताब्दी, 1833 देख लो, और केवल 1833 क्यों भाई, 1920 क्यों ना देख लो। कूटनीति जिनके काम का है, गांधार हमारा है। तारिम बेसिन, टकला मकान, कासगर जिसको आज भी एटलस में काशी कहते हैं, बुखारा, बिहार, खोतान, उस्तून, अशोक के सुपुत्र राजकुमार का बसाया हुआ, ये सब 1947 में भारत के पॉलिटिकल सीमाओं के भीतर है। जिनको नहीं पता, ये मेरा आज का व्याख्या उनके लिए नहीं है। जो जानते हैं ये उनके। तो भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान, श्रेष्ठ बनाओ। कम से कम महाराजा रणजीत सिंह के समय का जो ये विराट भारत है, इससे भी कहीं ज्यादा, या महाभारत के समय का भारत है उससे भी कहीं ज्यादा, या वेदों के समय जो भारत है उससे ज्यादा तो शायद संभव नहीं होगा। तो ये जो चिर नूतन झरना बह रहा है, हमारी स्मृतियों का, हमारी यादों का, हमारे इतिहास का, हमारे सम्राटों के पराक्रम का, विक्रम का जो आदित्य है, विक्रमादित्य, जो रूम के राजा को बांध के लाता है उज्जैनी, विक्रमादित्य की राजधानी, उसमें बांध के घुमाता है उज्जैनी की नारियों के आनंद की। तो ये जो चिर नूतन झरना है, हमारी स्मृतियों का, हमारे इतिहास का, हमारे विक्रम का, हमारे स्थापत्य का। तुम तो कहते हो भारत गुलाम हो गया, ये कहने वाला चित्त से चूहा है। ये कहने वाला चित्त से कॉकरोच है। अब मुझे बल मिला है मेरे प्रधानमंत्री के उद्घोष के बाद। भारत का स्थापत्य आप लोगों को तो नहीं पता होगा, जिनके अनुसार भारत गुलाम है। ये भी 13वीं, 14वीं, 15वीं, 16वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत के जो विराट मंदिर है उनका निर्माण हो रहा था। आपको तो नहीं पता होगा, राज राजेंद्र चोल 17वीं शताब्दी तक
जिसको साउथ चाइना सी अब कह रहे हैं अमेरिकन, यहाँ हमारे जहाजी बेड़े चल रहे थे। ये भारत क्षेत्र है। पॉलिटिकली, जब पॉलिटिकली कुछ होता है तभी कुछ कल्चरली होता है। इतना मोटा बात इसलिए नहीं पता है क्योंकि महाभारत का अध्ययन नहीं है, क्योंकि रामायण वाल्मीकि कृत रामायण का अध्ययन नहीं है, क्योंकि रामचरित मानस का अध्ययन नहीं है, क्योंकि कालिदास के रघुवंशम का अध्ययन। तो जो चिर नूतन झरना बह रहा है, जो नृत्य है, मैंने क्या कहा, स्मृति है, इतिहास है, सम्राटों का पराक्रम है, फिर मैंने कहा स्थापत्य है, फिर मैंने कहा नृत्य है। अभी मेरे पास एक पुस्तक है हाथ में, शायद ये वाला, एशियाज कॉल्ड्रॉन। इसमें अमेरिका का जो ये स्ट्रेटेजिस्ट है, फॉरेन अफेयर्स पर लिखने वाला व्यक्ति है, ये 21वीं सदी की जियोपॉलिटिक्स पर बात कर रहा है, तो भारत के नृत्य की चर्चा कर रहा है। क्या कह रहा है? रूइंस ऑफ चंपा, पहला अध्याय है पुस्तक का, एशियाज कॉल्ड्रॉन, द साउथ चाइना सी एंड द एंड ऑफ ए स्टेबल पैसिफिक। ये पूरा का पूरा अमेरिका के व्यू पॉइंट से पुस्तक लिख रहा है और वियतनाम को चंपा नाम से याद कर रहा है। और क्या याद कर रहा है? शिव, नटराज को याद कर, उनके लास्य को याद कर रहा है और कह रहा है कि यहाँ, हाँ, ये विटनेस द मिडिवल चोल एम्पायर एंड द हिंदू तामिल्स। नेहरू जी और इंदू जी और राजीव जी को तो हुमायूं का मकबरा दिखाना याद आता है। ये रॉबर्ट कैपलान 21वीं सदी की भू राजनीति में प्रोलॉग, प्रीफेस में अलग से एक अध्याय कह रहा है और याद क्या कर रहा है? चोल एम्पायर, हिंदू तामिल्स। और फिर कह रहा है पेज रोमन 18 पे, द इंडियन वर्ल्ड डिफाइज डांस, नृत्य को देवत्व प्रदान करते हैं, एंड मेनी ऑफ दीज पीसेस लुक्ड कॉट इन फ्रीज फ्रेम मूवमेंट। भारत के नृत्य की, लास्य की जो मूर्तियां हैं, वो भारत के उपस्थिति का प्रस्तर साक्ष्य। और कौन सी मूर्ति कैसे बनेगी, ये हमारा मूर्ति शास्त्र बना। देवता है तो कैसा, यक्षिणी है तो कैसी, विभिन्न प्रकार की नर्तकियां जो हैं, अप्सरा है तो कैसी, सबका देखने वाला जो जानकार है देख के बता देगा ये यक्षिणी है। नीचे लिखा हुआ थोड़ी है कि ये मेनका है कि रंभा है, उस पूरे चित्रण से। तो हम जब उस झरने में आकंठ जल पिएंगे तो हम अपने डांस फॉर्म्स, हम अपने म्यूजिक फॉर्म्स, अभी सब पुस्तक मैं नहीं दिखा पा रही, आज ही हटा दिया कमरे से। एकनाथ रानाडे जी, विवेकानंद मेमोरियल, जो रॉक मेमोरियल है केरल में, उसके परमेश्वरन जी आज से 50 साल पहले 1970 में एक पुस्तक छापते हैं, इंडिया कल्चरल हेरिटेज और समथिंग। उसमें जो लेख हैं, विदेशियों के लेख हैं, चीन में संगीत और पेंटिंग, चित्रकला भारत से गई है। तो हमारे नरेंद्र हमको याद दिला रहे हैं, क्या याद दिला रहे हैं? विवेकानंद जी का नाम लेके याद दिला रहे हैं। क्या जहां तक हो सके अतीत की ओर देखो, पीछे जो चिर नूतन झरना बह रहा है, आकंठ उसका जल पियो,
तुम्हारा जियो पॉलिटिकल क्लेम स्टैब्लिश्ड। रॉबर्ट कापलान इस पुस्तक के द्वारा कह रहा है ये संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया में भारत का क्लेम प्रेजेंस प्रूवन है। इसके परस्पर साक्ष्य हैं, इसके लिटरेरी साक्ष्य हैं, इसके भाषाई साक्ष्य हैं, इसके लिपिवादी साक्ष्य। अभी कल परसों एक लेख आया है दैनिक भास्कर में, जिस फिर कोई विदेशियों का है कि साहब जहां ये तालिबान नंगा नाच कर रहे हैं वहां पर तो सम्राट अशोक, सनातनी सम्राट अशोक, बौद्ध नहीं, और बौद्ध भी हमारे भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, ध्यान रहे। सनातनी सम्राट अशोक के शारदा लिपि में लेख अभी भी था। चीन की जो बड़ी दीवार है उस पर आज भी महामृत्युंजय मंत्र संस्कृत भाषा में महान सनातनी सम्राट कुबलाई खान के समय खुदवाया हुआ आज भी उपस्थित है। तो हमारे नरेंद्र थोड़ा सा कह रहे हैं, अगर आप लोग गूगल में जाके सर्च कर सकें तो सर्च करिएगा, जब नरेंद्र मोदी चीन गए और चीन में जब टेराकोटा आर्मी वो देख रहे हैं, आप लोग टाइप कीजिएगा निकल आएगा, तो नरेंद्र की आंखें देखिए कैसे आंखें घूम रही। वो जो टेराकोटा आर्मी है उसमें नटुल्ले चीनी नहीं है, ये नटुल्ले शी जिनपिंग के पूर्वज नहीं है, वहां हमारे पूर्वज है, टॉल, ब्रेव, वेल बिल्ड, हैंडसम, मंगोल, 6.25 फीट 6.5 फीट के। तो भारत को पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान और श्रेष्ठ बनाओ। पहले से कितना पहले से, 1947 के पहले में न चले गए। आरएसएस के अखंड भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ना आक्रमण किया। अभी तो आ रहा है ना, गजनी अफगानिस्तान में है। कई लोग पूछते थे गजनी अरब में है, और कई लोग सोचते होंगे गजनी मंगल ग्रह पर है, जहां से उतरे थे सब आसमानी घोड़े से। अब तो दिखाई पड़ रहा है ना, काबुल के नीचे है, कंदहार से ऊपर है, हेरात बाय में है, ये सब अपना क्षेत्र है भैया जी। नरेंद्र मोदी जी सूत्र दे रहे हैं, भारत का प्रधानमंत्री का ये काम थोड़ी था, ये काम तो था भारत के ब्राह्मणों का, जिसके पीछे, गर्दन के पीछे पड़ गए 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेज और चर्च, और जो प्रक्रिया आज तक चल रही है। तो भारत के ब्राह्मणों का आह्वान करो तो ये सब मिलेगा। पहले से भी कहीं ज्यादा उज्जवल, महान, श्रेष्ठ बनाओ। आजादी के इस 75वें वर्ष में हमारा दायित्व, आजादी के नहीं, विभाजन की विभीषिका के 75वें वर्ष में ये हमारा दायित्व है। हम अब हम देश के असीम सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। देश का असीम सामर्थ्य, एंगस मैडिसन, वर्ल्ड इकोनॉमी, ये नालायक एक दुष्टतापूर्ण पुस्तक लिख रहा है, और ये पुस्तक नहीं है, ये है ओईसीडी, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ओईसीडी का स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट। इसमें कहता है 0 एडी से 15वीं 16वीं एडी 17वीं एडी तक भारत दुनिया का 33% दे रहा है। कौन सा भारत? 15 अगस्त 1947 वाला भारत। 17वीं शताब्दी में नन्हा भारत था। ये जो आधा चीन है ये तो भारत था ना, ये अफगानिस्तान भी भारत था, पाकिस्तान भी था, बांग्लादेश भी भारत, और सारे भारत भक्त, जिसमें एक आईसीएसएसआर के चेयरमैन भी रहे, बहुत लोगों ने खूब कोट किया इसको, 33%। और जब आंकड़ों का मैंने कैलकुलेशन करवाया
तो 60 से 62% बैठा। एनीवे, तो ये जो कह रहे हैं मोदी जी, अब हम देश के असीम सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए बढ़े। कैसा है ये सामर्थ्य? कौन सा सामर्थ्य जिसकी सीमा नहीं है? ये सामर्थ्य है जो 0 AD से नहीं, महाभारत काल से नहीं, वेदों के काल से नहीं, वेदों के काल से भी है। वेद तो भारत का उन्नत विकसित है ना। उस समय तक जो हमारा सामर्थ्य था, जो दुनिया का सबसे समृद्ध, विकसित, डेवलप्ड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द मोस्ट डेवलप्ड इकोनॉमी 9, जो दुनिया का सबसे समृद्ध, ऐश्वर्यशाली, श्री संपन्न, पराक्रमी राष्ट्र था। मुझे बड़ा आनंद आया जब बार बार इस भाषण में मैंने समृद्धि शब्द सुना। तो ये समृद्धि क्यों थी हमारे पास? हमारे राजकीय व्यवस्था के कारण, हमारे राज्य व्यवस्था के कारण, हमारे यहाँ जो राज्य का एपरेटस था, जो राज्य का पर्सोनल था, पूरा गवर्नेंस का जो स्ट्रक्चर था, गवर्नेंस के जो प्रिंसिपल थे, जो राजनीति था, जो राजनीति का दर्शन था, उसके कारण बिना गुड गवर्नेंस के दुनिया में कहीं समृद्धि या विकास जैसा कूड़ा चीज हो सकता है? तो ये 1973 के बाद, ऑयल प्राइसेस हाइक के बाद अनाप शनाप पैसा आ गया इस क्षेत्र में, और ये पैसा इनके नाश का कारण बना। नाश का कारण क्यों बना? गवर्नेंस नहीं है, स्टेट अपरेटस नहीं है, स्टेट को चलाने की नीतियां नहीं। ना तो कनिक की नीति, कनिक की तो कोई नीति नहीं हो पुरानी, ना तो विदुर नीति है, ना बृहस्पति नीति है, ना शुक्र नीति, और पता नहीं अपने यहाँ क्या क्या है। मेरा तो वो विषय क्षेत्र नहीं, जो पढ़ती हूँ उतना बोल। तो इस गवर्नेंस के सिस्टम को आमूल चूल बदल के धर दिया गया इस नए संविधान के द्वारा, जो उन अंग्रेजों ने नेहरू को से बनवाया, जो अंग्रेज आज तक अपने यहाँ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखते। चर्चिल, अभी पुस्तक हम नहीं दिखा पा रहे हैं, आप लोगों को कई बार दिखाया, चर्चिल ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लिखा है। चर्चिल कहता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब चर्चिल को नेशनल गवर्नमेंट, यानी कंजर्वेटिव पार्टी, लिबरल पार्टी और लेबर पार्टी, तीनों का सरकार बनाया गया और उसका प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तो वो प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर दोनों है, और वो कह रहा है कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई रिटन नियम इस विषय में नहीं है। I can do what is needed on the spot at the spur of time। तो भारत की राज्य व्यवस्था, जिसके कारण वो अभूतपूर्व समृद्धि थी, असीम सामर्थ्य था, जिसको हमारे नरेंद्र याद कर रहे हैं। अब हम देश के असीम सामर्थ्य पर विश्वास करते हुए आगे बढ़े। भाई आगे बढ़े तो पढ़ते ही रहते हैं। अब आपको इतना खास बात बोलने का जरूरत क्यों पड़ गया? खास बात बोलने का जरूरत पड़ा 21वीं सदी की जियो पॉलिटिक्स। 20वीं सदी की जियो पॉलिटिक्स में, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में के दौरान 1914 से 1945 और 1947 तक भारत राष्ट्र में अनेक एनिमी स्टेट खड़े किए गए। ध्यान दीजिए, राष्ट्र अखंडित है, राष्ट्र में एनिमी स्टेट खड़े किए गए। मेरा हाथ पांव बांध दिया गया और मेरा हाथ पांव काट दिया गया, दोनों का फर्क ही कोई नहीं समझ। और ये तो समझाने की चीजें हैं ना, यथावत थोड़ी होती है भारत माता के हाथ कट गया। कहने वाले कैसे निंदित लोग हैं कि भारत माता के हाथ कट। तो
ये 21वीं सदी का जो नया जियोपॉलिटिक्स है, इसके कारण भारत को अपना पराक्रम सिद्ध करने का यही समय है, सही समय है। कहा है ना मोदी जी ने, गाना गाया है, क्या गाना है? यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। रखते जाओ भाई, यही समय क्या है? मोदी जी कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, मेरे प्यारे देशवासी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संबंधों का स्वरूप बदल गया है। एक भारत का ये सब एनिमी स्टेट वगैरह, कोरोना के बाद भी, पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। नया वर्ल्ड ऑर्डर कोरोना के दौरान मोदी जी है ना, कोरोना के दौरान दुनिया ने भारत के प्रयासों को देखा भी है और सराहा भी है। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है। नई दृष्टि क्या है? इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद, दूसरा विस्तारवाद। एक मिडिल ईस्ट, तालिबान एंड कंपनी, ISIS, अलकायदा, हमास, टमास, सब दुनिया भर के मुजाहिदीन आई दुनिया। दूसरी तरफ शी जिनपिंग, कम्युनिस्ट, विस्तारवाद। एक नाम आतंकवाद दिया बुश ने और विस्तारवाद नाम दिया ट्रंप ने। सुंदर उपयोग क्या है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के, मेरे प्यारे देशवासियों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक संबंधों का स्वरूप बदल गया है, बदल गया है। कोरोना के बाद भी पोस्ट कोरोना नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है। कोरोना के दौरान दुनिया ने भारत के प्रयासों को देखा भी और सराहा भी। अपने दम पर हमने क्या क्या किया है। आज दुनिया भारत को एक नई दृष्टि से देख रही है, क्योंकि 30 साल के बाद पूर्ण बहुमत से हमारे पास एक नरेंद्र है, दोबारा भी पूर्ण बहुमत से हमारे पास नरेंद्र है, तिबारा भी होगा, चौबारा भी होगा, पचवारा भी होगा। इस दृष्टि के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक आतंकवाद और दूसरा विस्तारवाद। भारत इन दोनों ही चुनौतियों से लड़ रहा है और सधे हुए तरीके से, बड़ी हिम्मत के साथ जवाब भी दे रहा है। हम भारत अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा पाए, इसके लिए हमारी रक्षा तैयारियों को भी उतना ही सुदृढ़ करना। मिलिट्री, एयर, नेवी, गुप्तचर व्यवस्था, नागरिक, बेटियों की सैन्य भर्ती, और भी पीछे बहुत कुछ है। हम भारत अपने दायित्वों को सही तरीके से निभा पाए, इसके लिए हमारी रक्षा तैयारियों को भी उतना सुदृढ़ रहना होगा। रक्षा के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने, भारतीयों, भारत की कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे मेहनती उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। 47 के बाद एयरक्राफ्ट बनाने वाली कंपनी में प्रेशर कुकर बनाने वाला भी एक प्राइम मिनिस्टर था, याद कीजिएगा। और ये क्या कह रहे हैं? रक्षा इक्विपमेंट के लिए हमारे उद्यमी भी। ये कौन होंगे उद्यमी? देशभक्त उद्यमी। महाभारत के इस विराट युद्ध में सैन्य साजो सामान सरकार बना रही थी। अमेरिका में सरकार बनाती है, फ्रांस जर्मनी में सरकार बनाती है, कि भारत में सरकार बनाएगी, ब्यूरोक्रेटिक करप्शन के तहत बनाएगी। हमारे मेहनती उद्यमियों को नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए हमारे प्रयास निरंतर जारी हैं। मैं देश को विश्वास दिलाता हूं कि देश में की रक्षा में लगी हमारी सेनाओं के हाथ मजबूत करने के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हाथ की मजबूती केवल साजो सामान से नहीं होती है, आगे पीछे इसको करप्ट ब्यूरोक्रेसी के चंगुल से भी छुड़ाएं।
आई रियली विश क्या ये तो है ही, अब इसको मुझे कहना नहीं चाहिए था। खैर, ठीक इसके पहले, ये मेरे प्यारे देशवासियों के पहले क्या कह रहे हैं, आज कोरोना के दौर में भारत में रिकॉर्ड विदेशी निवेश आ रहा है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर है। सर, अभी मुद्रा भंडार था, विदेशी निवेश था, अब क्या है अगला लाइन, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भारत ने देश के दुश्मनों को, पड़ोसियों को नहीं कहा है, देश के दुश्मनों को घर में बैठे, घर के बाहर, घर के भीतर बैठे सपोलों को, जिनको 1947 के बाद कांग्रेस सरकार ने पाला था, देश के दुश्मनों को नए भारत के सामर्थ्य का संदेश भी दे दिया है। ये बताता है कि भारत बदल रहा है, भारत बदल सकता है, भारत कठिन से कठिन फैसले भी ले सकता है, और कड़े से कड़े फैसले लेने में भी भारत झिझकता नहीं है, रुकता नहीं है। भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता में क्या कहकर संबोधित करते हैं, हे भारत। सूतराज संजय जो हैं महाभारत में, महाराज धृतराष्ट्र को क्या कह के संबोधन करते हैं, हे भारत। तो मैं कह रही हूं हे भारत, वो कह रहे हैं भारत झिझकता नहीं है। 2014 के पहले भारत झिझकता था, फर्क समझ रहे हैं? जब पीछे अपने उस निर्झरणी में स्मृतियों के, इतिहास के, कविता के, नृत्य के, भाषा के, मुद्रा के, भोजन के, वेश के, श्रृंगार के निर्झरणी में जब आप झांकेंगे, नाटकों के द्वारा आप जानेंगे, यहां से वहां, यमन से चीन तक हमारी शैली है। अब थोड़ा सा और, फिर वो याद कर रहे हैं श्री अरविंद को, और क्या कह रहे हैं, श्री अरविंद भारत के उज्जवल भविष्य के स्वप्न दृष्टा थे। वो तो बहुत सारी बातें कहे हैं, हमारे नरेंद्र हमको स्मरण दिला रहे हैं कि श्री अरविंद कहते थे, हमें उतना सामर्थ्यवान बनना होगा जितना पहले हम कभी नहीं थे। ऐसा मेरे ध्यान से श्री अरविंद ने नहीं कहा है, ये हमारे नरेंद्र हमको याद दिला रहे हैं शॉर्ट में। हमें अपनी आदतें बदलनी, ये अपनी में पूरा 130 करोड़ है, खाली 100 करोड़ के लिए नहीं कहते, बचे हुए 30 करोड़ को भी आदतें बदलनी है। श्री अरविंद के सहारे कह रहे हैं, जिन्होंने श्री अरविंद को पढ़ा है उनको पता होगा सनातन धर्म ही भारत है, सनातन धर्म का उत्कर्ष ही भारत का उत्कर्ष है। और जिन्होंने श्री अरविंद नहीं पढ़ा उनको क्या जरूरत है ये सब समझने का। हमें अपनी आदतें बदलनी होगी, एक नए हृदय के साथ अपने को फिर से जागृत करना। ये नया हृदय क्या है? श्री अरविंद का उत्तर पाड़ा भाषण याद कीजिए, श्री अरविंद का वो कथन याद कीजिए, श्री अरविंद का ही है कि मैं भारत माता को, मैं सनातन धर्म की अधिष्ठात्री देवी जगदम्बा भगवती भारती को अपने सुनहरे सिंहासन पर और अधिक प्रभा के साथ चमकते हुए दिव्य प्रभा में देख रहा हूं। श्री अरविंदों की यह बातें हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान दिलाती हैं। नरेंद्र मोदी कह रहे हैं 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से हमें अपने कर्तव्यों का ध्यान दिलाती हैं
एक नागरिक के तौर पर, एक समाज के तौर पर हम देश को क्या दे रहे हैं? डाका देने वाले, चोरी देने वाले, हिंसा देने वाले, रेप देने वाले, बदतमीजी देने वाले, गाली गलौज देने वालों को इस हृदय को बदलना मरे न। हम देश को क्या दे रहे हैं यह भी हमें सोचना होगा। अपने अधिकारों को हमेशा महत्व दिया है, लेकिन अब हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि बनाना। कैसा कर्तव्य? यही समय है, सही समय है। 2021 का नए जियोपॉलिटिक्स में उपस्थित होता नया अवसर अपने स्वरूप को प्राप्त करने का, अपने सामर्थ्य को सिद्ध करने का। आगे वो कहते हैं 25 साल बाद जो प्रधानमंत्री आज से 25 साल के बाद जब झंडारोहण करते होंगे, तो मैं आज विश्वास से कहता हूं वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे वो सिद्धियां वही होंगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये केवल कोरा संकल्प नहीं है, ये संकल्प पूरा भी होगा। अपना हृदय बदलना होगा। हम देश को क्या दे रहे हैं ये राजदंड देखेगा। सबका साथ और सबका क्या और सबका विश्वास उसके बाद जोड़ा है, चाहे पहले पहले पन्ने में ही है। सबका प्रयास, नक्सली का भी प्रयास, दंगाई को भी प्रयास करना होगा इस अमृत काल के संकल्प को सिद्ध करने में, अन्यथा कठोर राजदंड। एंड कर रहे हैं, हम बीच में फिर जाएंगे लौट के। हमारी प्राण शक्ति राष्ट्र प्रथम। वो एक फिल्म की गाने की कविता है ना, रक्त की हर बूंद मेरी है तेरा अर्पण तुझे। रक्त की हर बूंद तक मेहनत करना होगा, और ये कब सहज संभव होगा? जब हमारी प्राण शक्ति भी बहुत लोग नहीं समझते होंगे, उनको हम क्या समझा। प्राण कहते हैं श्वास को, माने हमारा श्वास निश्वास भी राष्ट्र है। अभी तो मैंने रक्त की हर बूंद मेरी है तेरा अर्पण तुझे ना। मोदी जी को रक्त से नहीं काम चलता है। प्राण शक्ति, हर श्वास और निश्वास राष्ट्र, और राष्ट्र अन्यथा प्राण। ये समय है साझा स्वप्न देखने का। कौन सा स्वप्न? इन संकल्पों की सिद्धि का स्वप्न। मनमानी नहीं चलेगी। भारत समझा दिए हैं, भारत कठिन निर्णय ले सकता है, भारत बेझिझक निर्णय ले सकता है। मोदी जी चलते चलते बीच में एक एक इतना इतना डालते। एक जगह वो कह रहे हैं भारत के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल, पूरा इस्तेमाल ये समय की मांग। केवल सही नहीं, पूरा। 30 करोड़ छठ के भाग नहीं पाए। 130 करोड़ के सामर्थ्य का इस्तेमाल। और एक जगह वो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हमने महीनों भोजन कराया है। हाँ, दूसरे ही पेज पर है। जिस तरह से 80 करोड़ देशवासियों को महीनों तक लगातार मुफ्त अनाज देकर, 80 करोड़
पूरे यूरोप की आबादी से ज्यादा, संपूर्ण मिडिल ईस्ट की आबादी से ज्यादा। अफगान 4 करोड़ ही है, पाकिस्तान 23 ही करोड़ है। मोदी जी धीरे से कहते हैं 80 करोड़ को महीनों कोरोना में मुफ्त भोजन। इसमें एक चीज और है, कोरोना में कांटेक्ट मुश्किल है, ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, बीमारी फैल रही है, नागरिक घरों में बंद है। उस समय ये शासन का प्रयास है, अकेला शासन महीनों तक 80 करोड़ प्राणियों को नहीं, व्यक्तियों को भोजन करा रहा है। अमेरिका में कुल कै करोड़ भूखे हैं भाई? ये तो कोरोना के कारण मुफ्त भोजन करा रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भूखे मर रहे थे, सूप किचन, सूप मतलब पानी जैसा पतला जिसके कुछ भी डाल के उबाल दिया, पीने को दे दिया, पेट भरा महसूस। अटल बिहारी वाजपेयी कह के आए थे विदेश में कभी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, कि 2, 4, 5, 10 करोड़ को तो हम लोग रोज 365 दिन यूं ही भोजन करा देते। हिंदू घरों में भोजन कराने की, अन्नदान की, अन्न क्षेत्र की सहज परंपरा। कुंभ मेले में माघ महीना 30 दिन, कभी 1 करोड़ लोग होते, कभी 2 करोड़, कभी 3 करोड़। 1 करोड़ से कम तो कभी नहीं होते महाकुंभ वगैरह में। एक स्थान पर सदाव्रत में भोजन करा, संपूर्ण भरत भूमि में नहीं, छोटका भरत, ये जो नेहरू और गांधी की कृपा वाला भूमि है, इस भूमि में ही हम लोग 2-4 करोड़ को भोजन करा देते हैं, जबकि दान की परंपरा, ब्राह्मण की परंपरा और गो घाटी सरकार। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो मैं आखिरी में उठा रही हूँ और खत्म कर रही हूँ इससे, जो ये कह रहे हैं 14 अगस्त का स्मरण, इन सबके दर्द का, के स्मरण का, उन सबके कष्ट के स्मरण का दिन होगा, जो भरतवंशी हैं, जो सनातन धर्म के अमृत का पान करने वाले हैं और जो विष पान को मजबूर हैं। उस समस्त धरा के लोगों का स्मरण, मेरे को ध्यान आ रहा, बहुत सुंदर इनका वाक्य है, जो लोग विभाजन के समय अमानवीय हालत से गुजरे, जिन्होंने अत्याचार सहे, जिन्हें सम्मान के साथ अंतिम संस्कार तक नसीब नहीं हुआ, उन लोगों का हमारी स्मृतियों में जीवित रहना भी उतना जरूरी है। ये 14 तारीख क्या खास दिन था? तय हुआ था नेहरू 15 को प्राइम मिनिस्टर बने। केवल पूर्वी बंगाल और पश्चिमी पंजाब से की विभीषिका नहीं याद करनी है, तिब्बत में जो हुआ वो भी याद करना है। वो जो अफगान में जो अब्दुल गफ्फार खान और पश्तुओं के साथ, बलूचियों के साथ जो हो रहा है वो भी याद, जो तकला मकान उइगर काशी बुखारा में हो रहा है वो भी याद। और क्यों हमको ताजिकों के साथ, तुर्कों के साथ, किर्गिजों के साथ जो हो रहा था 45 से 90 तक, वो भी याद करना है। ये प्राइम मिनिस्टर का भाषण है, इसकी सीमा है, इसकी व्याख्या के लिए होना तो ये चाहिए था, अभी तो बहुत सा चीज छूट गया मुझसे, इस भाषण का वो तो व्याख्या कर लेते,
जो इसका लाभ ले, वो उनके हृदय में तो उत्साह की शक्ति भर देते, महोत्साह की शक्ति, और कंटकों का उत्साह भंग करने का काम तो कर लेते। लेकिन जिनसे नहीं हुआ, अगली बार वो भाषण का विवेचना करेंगे। इसके साथ नमस्कार। आपके इस भाषण का प्रथम भाग जिन जिन दर्शकों ने सुना है अपने आप को सौभाग्यशाली समझेंगे कि भोजन की परंपरा भारत में किस तरीके से रही है, और एक नरेंद्र जब दूसरे नरेंद्र को स्मृति में करते हैं तो उस नरेंद्र की कौन कौन सी बातों को याद करते हैं, क्योंकि बहुत सी बातें कही हैं। स्वामी विवेकानंद का कितना बड़ा ग्रंथ है, कितने लोगों ने उनके बारे में कितना लिखा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने क्या क्या बोला, उन विषयों का विवेचना जिस तरीके से आपने की है, मुझे नहीं लगता कि आज के कार्यक्रम के बारे में मुझे कुछ अब कमेंट करना चाहिए। अगले कार्यक्रम में, इसके दूसरे भाग में जब मिलेंगे और विवेचना इसकी करेंगे, दर्शकों को जो अब मन में उत्सुकता जगी है वो उत्सुकता थोड़ी और आगे बढ़े, ऐसा मेरा मानना है। तो दीदी आपसे निवेदन रहेगा कि जल्दी ही हम एक और कार्यक्रम, दूसरा भाग आज के इस कार्यक्रम का लेकर के आए और आप उसके लिए अपनी पूरी तैयारी रखें। जी जी, अवश्य अवश्य, नमस्कार। ठीक है दीदी, आपको भी आपको प्रणाम करता हूँ और सभी दर्शकों को धन्यवाद देता हूँ आपके कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका सहयोग समर्थन यूं ही मिलता रहे हम सभी को। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।